नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी। तो हिंदी सीरीज की आज मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं जिसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। देखो, आप लोग जब भी सिलेबस देखेंगे वहां सबसे पहले आप लोगों को यही दिखाई देगा। और वीडियो को पूरा देखने से पहले या शुरू करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना, और इसको शेयर और लाइक जरूर कर लेना ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास या उद्भव। तो ये हमारी हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक आता है। याद रखना, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये है क्या, इसमें पढ़ना क्या है। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखना कि हमें ये तभी पूरा होगा जब इसके ये सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। अर्थात भाषा क्या होती है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा इसमें दिया गया भाषा की उत्पत्ति। हमें भाषा की उत्पत्ति पढ़ना है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ कहाँ से हुई है, या आप लोग को पता हो जाएगा दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तीसरा इसमें टॉपिक है हिंदी का विकास, यानी कैसे सिंधु से हिंदू बना, ये आप लोग को बताया जाएगा। काल निर्धारण, यानी हमारी जो हिंदी है कितने कालों में डिवाइड की गई है, कैसे कैसे काल है, प्राचीन काल की हिंदी, मध्य काल की हिंदी और आधुनिक काल की हिंदी अगर देखा जाए तो वो यहीं से आप लोग को देखने को मिलेगी। और बच्चों यहाँ एक और चीज याद रखना, हिंदी भाषा की बोलियां। बोलियों से तात्पर्य आप लोग को पता चल जाएगा कि इसकी अपभ्रंश भाषाएं कौन सी है, शोरसेनी हिंदी कौन सी है, अर्धमगधी मगधी है, कहाँ कहाँ बोली जाती है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे इसमें बच्चों भाषा का संवैधानिक विकास। अर्थात आप लोग को पता चल जाएगा कि हिंदी भाषा को लेकर भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रावधान किए गए, कौन से अनुच्छेद है, कौन से भाग है तथा कौन से अनुसूचियां, या कौन कौन से संशोधन कब कब किए गए, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ाए जाएंगे आप लोग को। इसके बाद लास्ट में था हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन। देखो, हर 3-3 साल में दुनिया भर के स्तर पर अगर देखा जाए तो हिंदी को एक नया आयाम दिलाने के लिए, पहचान दिलाने के लिए विश्व स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिनके बारे में मैं बताऊंगा कौन कौन से भारत में हिंदी सम्मेलन हुए, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए और बाहर कहाँ कहाँ हुए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना इसका। और दोस्तों एक बात याद रखना, बस ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखना। जब इसे पढ़ लेंगे तभी मानना कि आप लोगों का हिंदी भाषा का उद्भव या विकास कंप्लीट होता है। चलो खैर, आज शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की। सबसे पहले जानना जरूरी है भाषा क्या है। तो बच्चों याद रखना, एक भाषा की छोटी सी डेफिनेशन है आप लोग को दिमाग में, ताकि आप लोग की समझ में आ जाए भाषा क्या है। देखो, मनुष्य की व्यक्तवाणी ही भाषा कहलाती है। किसकी? मनुष्य की व्यक्तवाणी। यानी मैं बोल रहा हूँ यही भाषा है, आप बोलोगे आपकी भी भाषा, वो बोलेगा इसकी भी भाषा। तो ये याद रखना, कोई भी बोलता है अड़ोस पड़ोस से, सबकी भाषा क्या कहलाती है, या वाणी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। पेपर में यहाँ से भी कुछ पूछ लिया जाता है कि भाषा के भेद कितने या भाषा के रूप कितने। तो ये चीजें भी आप लोगों को जाननी होगी कि भाषा के भेद कितने या भाषा के रूप कितने। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ से जो भाषा के रूप की बात करें तो भाषा में एक तो होता है बोलियां। क्या होता है? बोलियां। बोलियां आप लोग जानते हैं, बोलियों के बारे में कुछ कहावतें वो भी बताऊंगा आप लोग को। दूसरा है बच्चों परिनिष्ठ भाषा। दूसरा क्या होता है? परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा ये क्या होता है इसके बारे में भी बताते हैं। इसके बाद एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है पहले यही जान लेना कि आखिरकार भाषा के भेद कितने हैं और कौन कौन से। तो 3 भेद होते हैं भाषा के, जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक बोलियां होती है, एक परिनिष्ठ भाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है। अब आप लोग को यह जानना जरूरी है कि बोलियां क्या होती है। अब देखो, बोलियां जैसे मैं बोल रहा हूं, इन्हें क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। तो याद रखना, बोलियों को हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। या आप लोग के आसपास, आप लोग के समाज में, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे समूह में जो भी साधारण जनता द्वारा बोली जाती है उन्हें हम बोलियां कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं बच्चों साधारण जनता द्वारा या घर, समूह आदि में बोली जाने वाली बोलियां या भाषाएं क्या कहलाती हैं? बोलियां। देखो, बोलियों के बारे में एक कहावत है, आप लोगों को पता होगा कि एक कहावत आती है कि 3 कोस पे पानी बदले और 12 कोस पे वाणी। तो याद रखना बच्चों, ये बोलियों के ही बारे में। जैसे एक कहावत है कि 3 कोस पे
3 कोस पर पानी बदले और 12 कोस पर वाणी बदले। तो ये कहावत है कि आप लोग देखो, अगर अपने यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए, कहीं को भी जाएंगे तो वहाँ का जल अलग दिखाई देगा। ये कहावत है बच्चों, और ये आप लोग को पता, अगर आप यहाँ से चलेंगे तो दूसरी जगह की भाषाएं बोली अलग मिलेंगी। बिहार में जाओगे उधर की अलग मिलेंगी, वो पहले कैसे थे, ये कैसे थे, इस तरह की भाषा बोलते हैं। और थोड़ा और कहीं को जाएंगे तो वहाँ की बोलियाँ अलग मिलेंगी। गढ़वाल में जाएंगे, गढ़वाल की बोलियाँ अलग मिलेंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग भाषा मिलेगी आप लोग को, या बोलियाँ मिलेंगी। हरियाणा की तरफ जाएंगे तो वहाँ की अलग मिलेंगी। बहुत मजा आता है इनमें, आप याद रखना। यहाँ एक और पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, देखो अगर हम बात करें बच्चों भारत में, आज वर्तमान में भारत में लगभग 600 बोलियां बोली जाती है। कितनी? भारत में लगभग 600 बोलियां बोली जाती है। और एक यहाँ तभी तो एक कहावत है कि अनेकता में एकता, और भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है। अभी बताया ना मैंने कि 3 कोस पर पानी बदले, 12 कोस पर वाणी। यहाँ आप लोगों को समझना है कि बोलियां क्या होती है, इसमें सिर्फ इतना ही जानना है आप लोगों को। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है, देखो हम परिनिष्ठ भाषा को जान लेंगे, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हम इसे ही यूज करते हैं, इसे प्रयोग करते हैं। इसको मानक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक भाषा। क्या कहते हैं? मानक भाषा, यानी जिसको मानकता प्राप्त, जिसे हम किस में यूज करते हैं? शिक्षा में, पत्रकारिता में, काम काज में, इन सब में प्रयोग की जाती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? व्याकरणीय भाषा भी कह सकते हैं, व्याकरणिक भाषा। आया समझ में? व्याकरणिक भाषा भी यही है। इसके बाद इसे हम कहाँ यूज करते हैं या कहाँ प्रयोग करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ हिंदी भाषा के, पत्रकारिता में, और साथ ही साथ आप लोग देख लीजिए काम काज में। ये सारी जगह प्रयोग की जाती है, याद रखना। काम काज आदि में प्रयुक्त की जाती है। इसको कहते हैं हम परिनिष्ठ भाषा। क्या कहते हैं? परिनिष्ठ भाषा। क्लियर यहां तक का? चलो आगे देखते हैं। एक शब्द लिखा है राष्ट्रभाषा। अब देखो राष्ट्रभाषा तो आपको पता है, जैसे भारत की तो अभी तक कोई राष्ट्रभाषा है नहीं। राज्य भाषा या हिंदी भी मातृभाषा कही जा सकती है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब आप लोग ये स्थिति देख लीजिए, पूरे भारत में विभिन्न बोलियों के और भाषाओं के लोग रहते हैं, और तो यहाँ समस्या यही बन गई थी कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी या नहीं होगी। इसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। जैसे आप लोग को किसी का पीसीएस वगैरह का मेंस का अगर कोई प्रश्न पत्र रहा तो उसमें वहां पूछा जाता है, तो वहां के बारे में भी मैं जल्दी लेक्चर लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं पीसीएस वगैरह के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। आप लोग देखते चलें। अब देखो यहाँ राष्ट्रभाषा क्या होती है बच्चों? एक देश की संस्कृति का हिस्सा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक देश की संस्कृति का हिस्सा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरी कहानी क्या है कि वहां के संपूर्ण देश का प्रमुखता से, संपूर्ण देश में जो प्रमुखता से प्रयोग की जाती है, संपूर्ण देश में प्रमुखता से प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। जैसे आप लोग देख लीजिए चाइना में चीनी भाषा, आप लोग देख लीजिए जापान में, आप लोग देख लीजिए जापानी भाषा, और आप लोग देख लीजिए जर्मनी में जर्मनी भाषा, या जो भी चलता है, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में देखो, यूरोप में अंग्रेजी भाषा चलती है। हमारे यहाँ सब जगह हिंदी नहीं चलती। ये बड़ी दुविधा की बात है भारत जैसे देश में, कि एक हिंदी भाषी देश होते हुए भी यहाँ विभिन्न भाषाओं का मेल भी है, और हिंदी का आज देख लीजिए क्या हालत होती चली जा रही है। खैर आप लोग चिंता ना करें, हम हैं तो आप लोग को हिंदी और भी बढ़िया पढ़ाएंगे, सबको आप लोग को हिंदी वाले ही बना देंगे। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिएगा। एक यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन एक छोटा सा, कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, बोलियां, परिनिष्ठ भाषा, राष्ट्रभाषा। एक पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे आप लोग को, जो मैंने लिखा था सेकंड पॉइंट क्या था, जिसका नाम क्या था बच्चों? ये भाषा की उत्पत्ति। अब हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिएगा और मेरे साथ पेन लेकर बैठे, और हाँ बीच बीच में मैं टोकता रहूंगा,
कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि अब आप लोग का हौसला ही मुझे आगे लेकर जाएगा, आप लोग का सहयोग ही आगे लेकर जाएगा। चलो देखते हैं। अब मैं बात करूंगा भाषा की उत्पत्ति। सबसे पहली बात तो आप लोगों को भाषा की उत्पत्ति के लिए हमें पहले दुनिया भर में आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। बच्चों अगर बात करें पूरे संसार की या विश्व की, तो विश्व में आज यानी वर्तमान में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। 3000 भाषाएं बोली जाती है। ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 3000 भाषाएं तो ये हैं जो बोली जाती है। अगर छोटी बड़ी सारी भाषाओं की बात करें तो लगभग याद रखना बच्चों 16000 भाषाएं हैं। लगभग 16000 भाषाएं। अगर छोटी बड़ी सारी बोलियां वाले मिलाकर देखें तो पूरी दुनिया में 16000 भाषाएं बोली जाती है। और एक कहावत यहाँ एक और है बच्चों, एक यहाँ से बहुत अच्छा आंकड़ा आया था कि हर 2 सप्ताह बाद एक भाषा विलुप्त हो रही है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना, आता नहीं एग्जाम में, बस आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया। थोड़ा सा आगे ध्यान दे लीजिए। जो 3000 भाषाएं बोली जाती है, इन 3000 भाषाओं को परिवार में रखा गया है। तो पूरी दुनिया में भाषा के 13 परिवार बताए गए। कितने? 13। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों। तो इन 3000 भाषाओं को कितने परिवारों में रखा गया? 13 परिवारों में। इनके कितने परिवार हैं? 13 परिवार। अब बच्चों ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। अब हम बात करेंगे परिवारों में भारत की। तो हम बात करें भारत में, तो भारत में भाषा के परिवार, किसके? भाषा के परिवार। अकेला भारत की बात करें तो भाषा के कितने परिवार हैं? देखो जिस बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा हमारे से वो भी देख लीजिएगा, नहीं पढ़ा वो भी जान जाएगा। बहुत आसान है, बस देखते जाइए, मजा लेते जाइए क्लास का। अब देख लीजिए यहां कितने परिवार हैं? 4 परिवार। 4 परिवार भारत में रहते हैं बच्चों। किसके? भाषा के। वो चारों परिवारों के नाम आपको कंठस्थ कर लेने। यहां से क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। बस ये इतना सा काम कर लेना है आप लोगों को, जैसे मैं कर रहा हूं, बस छुट्टी फिर काम की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें जो भाषा का परिवार उसको बोलते हैं भारोपीय परिवार। कौन सा परिवार? भारोपीय परिवार। अब देखो भारोपीय परिवार से तात्पर्य एक शब्द है यहां भारोपीय, भारत और यूरोप इन दोनों के मिश्रण से भारोपीय बना। दूसरा परिवार है यहां बच्चों द्रविड़ परिवार। कौन सा परिवार? द्रविड़ परिवार। अब ये द्रविड़ परिवार के अलावा तीसरा परिवार की हम बात करें तो ऑस्ट्रिक परिवार आता है। ऑस्ट्रिक परिवार। चौथा परिवार आता है बच्चों चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती आपको पता है, हिंदी चीनी भाई भाई वाले बहुत कहानियां चली थी, आप लोगों को बताएंगे इतिहास में थोड़ा सा जब जाएंगे। खैर वहां तक अभी नहीं सोचना आप लोगों को। अब यहां क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि इन परिवारों को बोलने का परसेंट कितना है? पूरी दुनिया भारत में ये जो भाषा के परिवार है इन्हें बोलने का प्रतिशत कितना है? बोलने का प्रतिशत, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बच्चों। तो याद रखना भारोपीय परिवार की अगर हम बात करें तो लगभग 73% लोग भारोपीय परिवार को ही प्रयोग करते हैं यानी बोलते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, आप लोगों ने शायद ना सुना हो या पढ़ा हो, तो इसमें एक चीज याद रखना, 42% जनसंख्या जो विश्व की वो भारोपीय परिवार को बोलती है। कितनी प्रतिशत? 42% जनसंख्या कहाँ की बच्चों? विश्व की। कौन से परिवार की भाषा बोलते हैं बच्चों? भारोपीय परिवार की भाषा को बोलते हैं। भारोपीय परिवार की भाषा को बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलो इसके बाद लिखा है यहां द्रविड़ परिवार। अब द्रविड़ आप लोग दक्षिण भारत वगैरह वाले साइड हो जाएंगी, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये सब इसी में आ जाते हैं। तो यहां पर जो परसेंटेज है बोलने का, तो यहां लगभग
25% लोग इसी परिवार की भाषा को बोलते हैं। याद रखना, अभी बता रहा हूँ, रटना नहीं, सीखना है, बार बार एक ही चीज याद रखना। अगर हमारे से पढ़ रहे तो आप लोगों को मैं फिर से वही लाइन यूज करूंगा, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे चाहे आप लोग कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन इससे बाहर नहीं होगा। अब द्रविड़ परिवार के बाद आता है औष्टिक परिवार। औष्टिक परिवारों की अगर मैं बात करूं बोलने का परसेंट, तो 1.3%। कितने? 1.3% लोग केवल कौन सी भाषा बोलते हैं? औष्टिक परिवार। देखो 1.3 में भी बहुत लोग आ जाते हैं। चीनी तिब्बती की बात करें तो आप लोगों को पता कहाँ कहाँ है, और ये सीमाओं के आसपास रहते हैं। 0.7%, यानी 0.7% लोग चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलते हैं। तो यहाँ से भाषा के बारे में एक छोटा सा आप लोग को नॉलेज मिली होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आप लोग को एक चीज और बताऊंगा, भाषाओं का स्थान और क्रम 2023 के अनुसार। यहाँ अब बात करेंगे भाषाओं के क्रम की, या उनके रैंकिंग की, या उनके स्थान की। भाषाओं का क्रम या स्थान या रैंक कहाँ बच्चों? विश्व में। ये विश्व में वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। कब की बात करेंगे? वर्तमान की, जैसे आजकल चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, सबसे टॉप में जो भाषा है, नंबर 1 रैंक पर, नंबर 1 रैंक पर जो भाषा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देखना। ये नंबर 1 की जो भाषा है उसका नाम अंग्रेजी। आप लोग सब जानते हैं, घर घर में अंग्रेज पैदा हो रहे हैं आजकल। बच्चा उठते हुए आप लोग को पता गुड मॉर्निंग बोलता है, हेलो बोलता है आजकल। ये नमस्ते नमस्ते सबने त्याग दिया है ना। ये भी थोड़ी सी दुविधा है आजकल। देखा नहीं आप बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। चलो खैर, अच्छा है, हमें पता है, हमें इंग्लिश भाषा से कोई विरोध भी नहीं, क्योंकि आजकल सारे काम ही हिंदी भाषा में होते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा आजकल कार्यकारी भाषा हो चुकी है और सारे कार्य लगभग इसी में किए जाते हैं। लेकिन इसके चक्कर में हम हिंदी को भी नहीं भूल सकते हैं ना। चलो, तो पहले नंबर पर आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा दुनिया में पहले नंबर पर बोले जाने वाली भाषा। और कमाल की बात है, कितने लोग बोलते हैं? 1.452 मिलियन। कितने? 1.452 बिलियन। बिलियन है बच्चों, मिलियन नहीं, बिलियन। देखो कितनी बड़ी संख्या होती है, बिलियन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मंदारिन। कौन सी भाषा आती है? मंदारिन। सेकंड पोजीशन पर आती है मंदारिन। अब ये मंदारिन कौन सी भाषा है बच्चों? आप लोग सोच रहे होंगे, ये जो चीनी भाषा को ही मंदारिन कहा जाता है। चीनी को ही मंदारिन कहा जाता है। और ये भी पीछे नहीं है, क्योंकि इनकी जनसंख्या आप लोग को पता ठीक ठाक। और लेकिन जनसंख्या की बात करें तो आजकल हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी चाइना को पीछे छोड़ने में। आप देख सकते हैं नंबर 1 पर, और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी हम आगे ही रहेंगे, नंबर 1 की पोजीशन पर रहेंगे। आप चिंता ना करो, जल्दी हम ऊपर आने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए, इनका जो बोलने वाले लोग हैं कितने? 1.18 बिलियन ये लोग बोलते हैं चीनी भाषा या मंदारिन को। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी भाषा। इतने सारा टबरोड़ा होने के बावजूद भी हम तीसरे नंबर पर। कौन सी बच्चों? हिंदी भाषा। बहुत बढ़िया, यानी इतनी सारी जनसंख्या, हिंदी कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। कितने लोग हिंदी बोलते हैं देख लीजिए आप लोग, 602 मिलियन। 602 मिलियन। अब आप लोग को यहीं से क्वेश्चन उठाएगा पेपर में कि हिंदी कौन से नंबर पर आती है, तो स्टार मार लेना। 602 मिलियन लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, और लोग बिलियन में बोल रहे हैं। और हिंदी देखो कहाँ है, आप लोग सोच लीजिए आजकल हिंदी का क्या हालत है। इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन है, ये भी जानना जरूरी है आप लोग को। वैसे तो ये 3 ही आते हैं एग्जाम में, फिर भी आप लोग की नॉलेज और बढ़ जाए, चौथे नंबर पर लिख लेना स्पेनिश। स्पेनिश स्पेनिश भी पीछे नहीं है बच्चों। आपको पता है हिंदी से पहले स्पेनिश थी आगे। स्पेनिश के हैं 548 मिलियन। इसके अलावा एक और भाषा 5वें नंबर पर लिख लेना, फ्रेंच। बस केस खत्म इसका, ये हो जाएगी फ्रेंच। और फ्रेंच को बोलने वाले लोगों का आप लोग देख लीजिए 274 मिलियन। 274 मिलियन। चलो, ये तो हो गया एक डेटा विश्व स्तर का। अगर मैं यही थोड़ी सी बात करूं उर्दू की, तो आप लोग को पता चल जाएगा उर्दू 10वें नंबर पर बोली जाती है बच्चों दुनिया में। 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर कौन सी भाषा आ जाती है? उर्दू।
ये कुछ आंकड़े हैं जहां से आप लोग को पेपर में दिखाई देगा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ हिंदी भाषा का विकास। आज लगभग 3 पॉइंट इसके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी का विकास। अब बच्चों हिंदी का विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा ये जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग को पता है हमारे देश में हिंदी के लोग, हिंदी भाषी लोग रहते, तो हिंदी कहाँ से है, क्या सही है, हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ एक चीज़ आता है बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा यहाँ भाषा की जननी की। भाषा की जननी, तो यहाँ भाषा की जननी कहा जाता है किसको? संस्कृत को। सब जानते हैं किसको कहा जाता है? संस्कृत को। देखो इस संस्कृत को, यही भाषा हमारे भारत में यूज की गई, यानी लिखी गई। अब ये जो भाषा, इसे हम देवों की भाषा भी कह देते हैं बच्चों, देवों की भाषा ये भी कह देते हैं। या जितने हमारे ग्रंथ लिखे गए प्राचीन, वो सारे ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ, क्योंकि जननी कहा जाता है माता को। संस्कृत के बाद जो दूसरी भाषा आई निकलकर, उसका नाम है बच्चों पाली। कौन सी आई? पाली। ये आप लोगों के एग्जाम में क्रम ही पूछा था, यूकेपीएससी जे वगैरह के या और जो पहले पेपर हुए उनमें बहुत बार पूछा हुआ। अब पाली की बात करें तो पाली भाषा का जो उद्भव हुआ या ज्यादातर जो प्रयोग किया गया, पाली भाषा के बारे में जानते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की भाषा भी इसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म की भाषा कहा जाता है। और जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, ज्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो इसी भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। चलो इसके बाद दूसरी बात करें, पाली भाषा के बाद बच्चों भाषा कौन सी आती है? प्राकृत भाषा। कौन सी आएगी? प्राकृत भाषा। अब ये जो प्राकृत भाषा है, यहां से भी बच्चों बहुत जरूरी जानना आप लोगों को, क्या है, कैसी है, क्या कुछ है इसके बारे में। प्राकृत के बारे में ये कहा जाता है कि याद रखना बच्चों, ये जो जैन आए थे, यानी बौद्ध तो थे ही प्लस जैन, बौद्ध और जैनियों ने मिलकर इस भाषा का प्रयोग किया, साथ ही साथ हिंदी भाषा हिंदू में प्रयोग किया गया। तो बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथ, दोनों धर्मों के जो ग्रंथ लिखे गए वो इसी भाषा में प्रयोग किए गए, याद रखना, पाली में भी और प्राकृत में भी, दोनों भाषा में। इनके बाद जो भाषा का क्रम देखते हैं, तो इनके बाद जो भाषा आती है आप सब जानते हैं कौन सी भाषा है बच्चों? अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश भाषा आती है। कौन सी भाषा आती है? अपभ्रंश भाषा। अब मैं थोड़ा सा अपभ्रंश के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अपभ्रंश का जो विकास हुआ है, अपभ्रंश का विकास, ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है आप लोग। अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा ये आप लोग के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा। अपभ्रंश का विकास बच्चों 786 ईस्वी में सबसे ज्यादा हुआ था। अपभ्रंश भाषा का विकास 786 ईस्वी में सबसे ज्यादा किया गया था। और इसका जो विकास करने वाले व्यक्ति थे 786 में, उनका नाम था स्वयंभू कवि। क्या था? स्वयंभू कवि। अब शंभू कवि ने इनका विकास किया, तो यही कारण है कि शंभू कवि को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। इन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये वाला क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है बच्चों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? याद रखना, शंभू कवि को कहा जाता है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग महाभाष्य में किया गया था। एक ग्रंथ है महाभाष्य, जो किसका लिखा गया बच्चों? पतंजलि का। इस जो अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग किया गया, इस शब्द का प्रयोग, ये शब्द सबसे पहले कहाँ मिला? एक पुस्तक है महाभाष्य, महाभाष्य। और ये महाभाष्य किसकी पुस्तक है बच्चों? पतंजलि महाराज की है। पतंजलि या पतंजलि जो भी है देख लीजिए। सब जानते हैं महाभाष्य किसके ऊपर टीका लिखी गई है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, व्याकरण की पहली पुस्तक, तो उसी के ऊपर टीका जो लिखी गई है उसका नाम है महाभाष्य। ये थोड़ा सा इतिहास का भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों को जीके में भी काम देगा। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया इस वाली पुस्तक में। याद रखना, यहां तक क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। इसमें इसके अलावा इसके बाद जो भाषा आती है उसका नाम है बच्चों अवहट। कौन सी भाषा आती है? अवहट।
अब यहां से नेक्स्ट जो कर्म आएगा वो आएगा अवहट्ट भाषा का। अवहट्ट भाषा को ये कहा जाता है कि अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है? अपभ्रंश का परिवर्तित रूप। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप किस भाषा को कहा गया? अवहट्ट को कहा गया। ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिलती नहीं, याद रखना। हाँ, इतना जरूर कहा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग आप लोग को पता है ज्योति रोसवर की किताब में किया गया था, याद रखना, वर्ण रत्नाकर में। खैर आप लोग को इतना नहीं पढ़ना। अवहट्ट के बाद जो भाषा आती है वो हमारी प्राचीन हिंदी, यानी शुरू हो जाती है हिंदी के बाद यहां से। अब हिंदी यहां से शुरू होती है। तो ये क्रम याद रखना, लेकिन क्वेश्चन में एक नोट करके लिख लेना बच्चों। यहां प्रश्न जो पूछा गया कि हिंदी का विकास, हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश से माना जाता है। ये वाला पेपर में आया हुआ है, याद रखना, नोट कर लेना। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक रखने वाला हूं। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आप लोग और अच्छे से जो इसके टॉपिक लिखवाए सारे पढ़ाऊंगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु से हुई तो सिंधु में कैसे हिंदू आया, सारी चीजें आप लोग को यहाँ से बताते चलेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसलिए मैंने आज यहीं तक किया है। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, एक बात हो कि तभी समझ में आ जाएगा, वीडियो पूरा देखो और दूसरों को भी थोड़ा सा किसी और के भी काम आ जाए तो आप लोग इसे शेयर करो। और बच्चों कमेंट और लाइक और सबसे ज़्यादा जरूरी सब्सक्राइब, इसे करना ना भूले। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।